नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, क्या बहराइच हिंसा सुनियोजित थी, फिक्स थी, पहले से निर्धारित थी? बीजेपी पर यह संगीन आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने साफ साफ आरोप लगाया है कि यूपी में चुनाव है, इसीलिए बीजेपी ने जानबूझकर दंगे वाला दांव चला है और यह दंगा सिर्फ और सिर्फ चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए कराया गया है। यही बात उनके चाचा और एसपी नेता रामगोपाल यादव ने भी कही। उन्होंने कहा कि बहराइच में सांप्रदायिक दंगा हुआ नहीं बल्कि कराया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या गोलीबारी और पत्थरबाजी फिक्स थी, मर्डर फिक्स था, उपद्रव फिक्स था? इस पर बात करेंगे। लेकिन जब आरोप लगे हैं तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उसी अंदाज में प्रहार किया और अखिलेश यादव को सीधी नसीहत दे डाली। कहा, दंगे पर अखिलेश को बात करने का अधिकार ही नहीं है। जिनके राज में हर दिन दंगा होता था, उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों के पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का हाथ जरूर निकलता है और अखिलेश खुद तमाम तरह के माफियाओं के सरदार हैं। कुल मिलाकर के मामला यूपी में होने वाले उपचुनाव पर उछल गया है, क्योंकि बहराइच दंगों को उपचुनावों से सीधे सीधे जोड़ने की कोशिश की गई है। सच क्या है, जांच का विषय है। लेकिन अभी बात कि आखिर आज की बहस क्यों जरूरी है। बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव ने संगीन आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर दंगे कराए, इसीलिए आज की बहस जरूरी है। अखिलेश ने दंगे के पीछे चुनाव में फायदे का भी आरोप लगाया है। अखिलेश के आरोप पर बीजेपी ने समाजवादियों पर ही उल्टा आरोप लगा दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी जो हैं वो दंगाइयों के साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए आज की डिबेट जरूरी है। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। सच ये है कि अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के अधिसंख्य जिलों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कर्फ्यू लगाने की नौबत आती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा पर पूरी तरह से काबू पाया। हाँ, खर्चा तो घर का यही दुकान से चलता था। अब क्या करेंगे आप लोग? अब घर में रखेंगे, अब जब कहीं मिलेगी दुकान में रखेंगे, जब सुधार आ जाएगा। अब मतलब सुन भी आवा है कि तोड़ रहे हैं, ये करिए वो करिए, अब इसके बारे में हम क्या बताएं। अब अगर तोड़ी है तो हमारा नुकसान। अलग इस प्रदेश में कानून चलाना चाहते हैं और ये बातें तो कानून के राज में संभव नहीं है। ये बातें तो जंगल राज, जहाँ कानून कायदा न हो, तो जो मन है सो करिए। कभी वो पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं और कभी वो दंगाइयों के भाईजान बन के उसका सुरक्षा कवच बनने का काम करते हैं। कोई सांप्रदायिक दंगा हो नहीं रहा है, दंगा कराया गया है। जब अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो श्री अखिलेश यादव जी विचलित हो जाते हैं। यूपी में चुनाव तो दंगे का दाव। चलिए पड़ताल करते हैं ताल ठोके में। आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह कई गणमान्य मेहमान हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। दानिश कुरैशी हैं, एमआईएम के नेता हैं। रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी यहाँ हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा रोहित अग्रवाल आरएलडी से हमारे साथ होंगे। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और सबसे पहले रुख करूंगा राघवेंद्र दुबे का, क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति पर उनकी बड़ी पैनी नजर रहती है। राघवेंद्र दुबे जी, यूं तो आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव ने ये जो बयान दिया है, बड़े मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं अखिलेश यादव। इस तरीके का बयान, ये मुझे कम से कम उम्मीद नहीं थी उनसे कि दंगा बीजेपी ने कराया है। भाई क्या सबूत है उनके पास कि दंगा बीजेपी ने कराया है? देखिए, कभी भी आप देख लीजिए, जितने भी दंगे हुए, इस तरीके की कोई बातें हुई, चाहे मस्जिद के आगे आप देखो कि
चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला हो, लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर कोई इसी तरीके की राजनीति करता है, इस तरीके के अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करता है, संप्रदायों के बीच जहर घोलने का काम करता है, ऐसे भी सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है? और सबसे बड़ी बात, जब मुख्यमंत्री खुद कहेंगे 80-20 का नारा देंगे, वो अली बजरंग बली का नारा देंगे, जब वो कह देंगे एक क्षेत्र की हम गर्मी निकाल देंगे, जब मुख्यमंत्री खुद जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल क्या होगा, उनके समर्थकों का मनोबल क्या होगा? अच्छा। और जैसे ही बहराइच में हुआ मामला, पुलिस जब कोई यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं हुई? क्या ये सरकार की फेल्योर नहीं है? या फिर वहां पर पुलिस थी तो फिर पुलिस क्यों मूक दर्शक बनी रही? या फिर जो लोग साथ थे, एक व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है और जिस तरीके उसके साथ हुआ बिल्कुल गलत हुआ। मैं कह रहा हूं कि किसी को भी अगर वो गया है उसने गलत काम किया, लेकिन जिसने गोली मारी है उसने भी अपराधी का काम किया। अच्छा तो मैं समझ गया। मैं तो पहले दिन से ये सवाल उठा रहा हूं कि ये कानून व्यवस्था का फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है, ये इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। मैं खुद राघवेंद्र जी ये सवाल उठा रहा हूं, लेकिन अब आपने कहा कि ये दंगा बीजेपी ने करवाया है क्योंकि चुनाव है। देखिए, चुनाव का माहौल हमेशा रहता है हमारे हिंदुस्तान में, हर साल चुनाव होते हैं यहाँ पर। सवाल ये है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में दंगे हुए, तो फिर क्या माना जाए कि वो चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी कराती थी? मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ था। फिर क्या कहेंगे आप इस पे? बीजेपी वाले तो यही कहते हैं। बीजेपी वाले क्या कहते हैं आप इनसे पूछ लीजिए, वही बात करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी अभी दूसरे राज्यों में गए, हरियाणा में गए, अभी महाराष्ट्र में भी गए। योगी जी क्या कह रहे हैं? कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो कौन कर रहा है? एक संविधान की शपथ लेकर के आए व्यक्ति, और जो खुद स्वयं योगी भी हैं, महात्मा भी हैं, उनको समाजों का एकजुट करना चाहिए था। पूरा उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री है, किसी जाति के नहीं है कि हिंदुओं के अलग है, मुस्लिमों के अलग है और ईसाइयों के अलग है, सबके मुख्यमंत्री हैं। उनको तो सबको एकजुट होने की बात करनी चाहिए। लेकिन वो नारा क्या दे रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। भाई, उन्होंने एक रहेंगे तो नेक रहेंगे भी कहा था, वो आप एक बार भी नहीं दोहरा रहे। उन्होंने तो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे भी कहा था, तो ये एक करने के लिए तो कहा था एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नहीं, उस पर तो कोई किसी ने आपत्ति कहां करी? आपत्ति इस पर हुई कि बटेंगे तो कटेंगे। भाई क्यों कह रहे हो? क्या आपकी कोई मंशा नहीं जान रहा है? सब कुछ है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो ये जैसा उनका स्वभाव है सब कोई जानता है कि उनका ध्रुवीकरण की राजनीति से ही कुछ हो सकता है। एक कल भी आपने देखा होगा कि महिला पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ खुद उसके साथ बलात्कार। अरे भाई, समाजवादी पार्टी वालों को तो अपराधियों में भी जाति दिखती है। समाजवादी पार्टी वालों को तो राघवेंद्र जी अपराधियों में भी जाति दिखती है। तो अरे आप देख लो, मुख्यमंत्री जी ने अभी लखनऊ में एक कांड हुआ था जब बरसात के समय, तो मुख्यमंत्री ने 2 जातियों का नाम लिया, एक यादव का नाम लिया, एक मुस्लिम लड़के का नाम लिया। लेकिन जब जांच होकर के आई तो उसमें तो सारी जातियां थी। तो क्यों जानबूझ करके 2 जातियों को उन्होंने टारगेट किया? और टारगेट किया तो इसका मतलब उनकी जो राजनीति है उनकी वहीं इर्द गिर्द घूमती है कि ध्रुवीकरण की राजनीति और सांप्रदायिकता की राजनीति के इर्द गिर्द ताना बाना वो बुनते हैं। और अगर वो बुनते हैं तो आरोप नहीं है, ये हकीकत है। चलिए राघवेंद्र दुबे जी, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, आपने राघवेंद्र जी को बहुत अच्छे से सुन लिया। क्या जवाब देंगे आप? कह रहे हैं कि कटेंगे बटेंगे, इस तरीके की ध्रुवीकरण वाली राजनीति, एक करने की राजनीति होनी चाहिए। योगी हैं, संत हैं, मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मालिक हैं, करना क्या चाहिए और कर क्या रहे? कार्य प्रणाली पर ही सवाल उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। राघवेंद्र जी देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कार्य प्रणाली पर भी लोग इसी तरह से जो है प्रश्न चिन्ह लगाते थे। आपको ध्यान होगा 1993 में जो है मुंबई में बम विस्फोट हुए, आरोप लगाया गया कि दंगे चूंकि हिंदुओं ने किए इसलिए जो है बम कांड हुए। दंगे हर कोई जानता है कि दंगे शुरू हुए मुस्लिम इलाकों से, लेकिन कहा गया कि श्री कृष्ण कमीशन तक में बयान दिया गया कि हिंदुओं ने दंगे किए। आपको याद होगा 26/11 हमला जो है लश्कर तोयबा ने किया, लेकिन अजीज बर्नी नाम के जो है वो सेकुलर पत्रकार, इसमें तमाम कांग्रेस के नेता शामिल हुए, दिग्विजय सिंह समेत, उन्होंने कहा कि ये तो हिंदुओं का जो है आतंकवादी हमला था। और आपको भली भांति पता है कि डेविड हेडली ने जो है वो अजमल कसाब समेत उसके सारे साथियों के हिंदू आइडेंटिटी कार्ड बनाए थे। आपको याद होगा 2002 में जब साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगाई गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जैसे ही सरकार बनी
बनर्जी आयोग का गठन किया गया और साबित करने का प्रयास किया गया कि हिंदुओं ने खुद आग लगा ली थी, ये भी आपको ध्यान होगा। जितनी घटनाएं दंगों की, बम कांड की, जहां भी हुई, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा लगता है। अजमल कसाब 26/11 के आतंकवादी हमलों का सरगना, उसके समर्थन में जो है दया याचिका दायर की जाती है और उसमें सपा के और कांग्रेस के नेता जो है हस्ताक्षर करते हैं। हर किसी को पता है याकूब मेमन जो है, जो 12 मार्च 1993 की बमकांड की घटना का सजा याफ्ता है। लेकिन इन सब बातों को सुनने के बाद भी प्रेम शुक्ला जी, ये सिद्ध नहीं होता कि बीजेपी ने दंगा नहीं कराया बहराइच में, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं। आपकी इन सब बातों से ये तब भी साबित नहीं होता कि दंगा आपने नहीं कराया। ये अरे मुझे ये बताइए ना, आपने सिद्ध किया कि 12 मार्च 1993 जो है वो हिंदुओं ने दंगा किया था? आपने ये सिद्ध किया कि 12 मार्च 1993 का बमकांड हिंदुओं ने किया था? आपने ये सिद्ध किया कि साबरमती एक्सप्रेस में आग हिंदुओं ने लगाई थी? आपने ये सिद्ध किया कि 26/11 की जो है वो घटना हिंदुओं ने आतंकवादी घटना की थी? हर किसी में शामिल हुआ कि इस्लामी आतंकवादियों ने ये घटना की, उसके बावजूद हिंदुओं पर आरोप लगाए कि नहीं लगाए? तो बहराइच में वो नया आरोप उसी की श्रृंखला का एक अंग है। ये जो है नैरेटिव है इनका, ये और आज का नैरेटिव नहीं है, ये आदिकाल का नैरेटिव है भाई। जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, जब से कांग्रेस मुस्लिम लीग बनी है, जब से तमाम सेकुलर दलों ने जो है होश संभाला है, तब से लगातार हर दंगे, हर बम कांड में, 26/11 की घटना में तो ये कमांड सेंटर में जिस तरह से बैठकर ये कराची में कमांड सेंटर हर कोई जान रहा था, उसके बाद भी, उस घटना के बाद श्रीमान दिग्विजय सिंह जाते हैं और बुक रिलीज करते हैं अजीज बरनी की कि ये घटना हिंदू आतंकवाद की घटना है, और कहा कि भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये कार्रवाई की है। तो इससे अधिक बेशर्मी भरा बयान और क्या हो सकता है? तो बेशर्मी की उसी श्रृंखला का एक नया अंग जो है वो आज अखिलेश यादव ने किया है। इसमें नई बात क्या है भाई? इसके अलावा कह भी क्या सकते हैं? वो ये कह सकते हैं क्या कि दंगा मस्जिद के से पत्थर फेंकने वालों ने किया, मुस्लिम इलाके में पथराव करने वालों ने दंगा किया? ये अखिलेश यादव की हिम्मत है कहने की? मुजफ्फरनगर के दंगे में तो वो हिंदुओं को दोषी करारते रहते ना, ये नई बात है क्या? ठीक है मुस्कान जी, आपके लिए नई बात होगी, लेकिन भारत भली भांति जानता है कि दंगे कौन करता रहा है। इस देश के पहले सांप्रदायिक दंगे से लेके बहराइच के दंगे तक दंगा करता कौन है, करवाता कौन है, और दंगाइयों को बचाने के लिए कूदता कौन है। ठीक है, दानिश कुरैशी साहब का रुख करते हैं। दानिश कुरैशी साहब, समाजवादी पार्टी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता ये बात कहता तो स्वीकार कर ली जाती कि भाई चलिए ठीक है, उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया बिना किसी आधार पर ये कह रहे हैं कि भाई दंगा बीजेपी ने करवाया बहराइच का, क्योंकि उपचुनाव का मामला है। सवाल ये उठता है कि ये बताइए कि जिन लोगों ने पत्थर फेंके, क्या उनकी छत पर पत्थर भी भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठे करवाए होंगे? उनको बंदूक असलहे भी भारतीय जनता पार्टी ने मुहैया कराया होगा? ये कैसे पॉसिबल है? ये आरोप सिद्ध कैसे करेंगे अखिलेश यादव? ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, राजनीति में जो चीजें निकल के आती हैं, ये तो सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या उनके समर्थक ऑलरेडी यहाँ है ही, तो मुझे तो उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि देश के उत्तर प्रदेश की बात की जाए या पूरे देश में बात की जाए तो सन 47 से लेके अब तक मुसलमान निशाने पे आता रहा है। उनको यानी ईद के दिन तक गोलियां चली हैं ईदगाह में, ईद के दिन में भी पुलिस ने गोलियां चलाई है। उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करके अलग अलग जो संगठन है उनको खड़ा करके कहीं कोई गौ रक्षा के नाम पर कुछ कर रहा है, कहीं कोई लव जिहाद के नाम पे कुछ कर रहा है। मतलब आतंक मचाने का जो एक चीज समझनी पड़ेगी, और वो ये कि जिस तरीके के हालात बने हैं वहां पर, मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो योगी जी ये कहते हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, और जीरो टॉलरेंस के बावजूद मतलब एक व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है, वो एक झंडा निकालता है किसी मकान पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रीमाइसेस है, उसमें घुस जाता है, वो हंगामा मचाता है, तब तक पुलिस नजर नहीं आ रही। आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाए। उसके बाद दूसरी तरफ से गोलियां चलती हैं। तो या तो एक बात है कि या तो योगी जी जो कहते हैं कि भाई जीरो, इसमें दंगों के खिलाफ हमारी सत्ता का जीरो टॉलरेंस, हमारी सत्ता में जीरो टॉलरेंस है, तो या तो वो बेवकूफ बना रहे हैं, या तो फिर ये प्लानिंग है, और या तो वो इनके कंट्रोल में नहीं है। तीनों चीजें इनके हक में परिस्थिति नहीं है। सवाल मैं तो ये पूछ रहा हूं कि भाई एक पीड़ित परिवार जिनका बच्चा मारा गया, उसको बुलाकर योगी जी ने आश्वासित किया, सब कुछ किया, लेकिन वो लोग
जो इस दंगे के अंदर में पीड़ित थे, जिनका दंगे में कोई रोल नहीं था, जिनके घर, मकान, दुकान और प्रॉपर्टियां लूटी पिटी, क्या उनको एक फोन भी कर पाए योगी जी? नहीं कर पाए। तो वही बात आके खड़ी होती है। अभी तो जांच का विषय दानिश कुरैशी, अभी कैसे कह सकते हैं कि दंगे में किसका हाथ था किसका नहीं था? हाँ बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सदन के पटल पे अगर योगी जी ये कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद मतलब दूसरे दिन गोलियां चलती हैं, गोलियां मारी जाती हैं, और ये कहा जाता है कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, या फिर आप देखिए देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति अगर वो ये कहते हैं कि महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन के उनको दे देंगे, तो आपको मानसिकता समझ में नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की? उसमें क्या कुछ नया है? निशाना मुसलमानों को इसीलिए तो बनाया गया ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई ये जो दंगा था, ये रोकने की जिम्मेदारी आपकी थी। आपके राज्य में एक व्यक्ति हताहत हो गया, आप उसको बचा नहीं पाए, और उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि दंगे की जिम्मेदारी विपक्ष की लोगों की है। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद नहीं है मुस्कान जी? लेकिन रोहित अग्रवाल जी, ये कितना हास्यास्पद है कि बिना किसी आधार पर, बिना किसी सबूत के ये कह देना कि दंगा बीजेपी ने करवाया था। देखिए मुस्कान जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्ष समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर इस तरीके की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं दुखद है कि आप इतने जिम्मेदार पद पे बैठने के बाद आप इस तरीके से सिर्फ धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं। आप अपराधी को अपराधी नहीं कह पा रहे हैं, आपको पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए, पर आप अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो किसी धर्म से आते हैं, किसी जाति से आते हैं जो आपको सूट करती है। इसकी जगह अगर आप शायद जनता के साथ खड़े होते उत्तर प्रदेश की तो शायद बेहतर होता। आपको ये देखना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर आज तक कौन सा दंगा कंट्रोल में किया गया है जो कि इस बड़े लेवल पे हुआ हो, जिस तरीके से बहराइच के अंदर प्लान किया गया था, जिस तरीके से सबूत आज सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से हथियार वहां पे प्रयोग हुए, तो वो सब कुछ इतने बड़े लेवल पे अगर दंगा प्लान किया गया था तो उसको 24 घंटे के अंदर सरकार ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया उस डिस्ट्रिक्ट को, तो इससे ज्यादा और स्थिति बेहतर क्या हो सकती है सरकार की? आपको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए कहीं ना कहीं, परंतु आप दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो आपको राजनीतिक तौर पे आपको सूट करता है। हम ये कहें कि साहब वो समाजवादी पार्टी वालों ने दंगा करवा दिया था, उन्होंने प्लान किया था, वो ये कहें कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया था, तब तो जनता पिसती रहेगी इस तरीके से। ये एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई आपके डिबेट से कि हर कोई ये कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, तो जीरो टॉलरेंस की बात अगर की थी तो जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई पड़ रही है रोड के ऊपर, तब फिर क्यों कह रहे हैं आप? जीरो टॉलरेंस की जरूरत है ना। आप अपने परिवारों की जान गंवाते रहें दंगों में, तो क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा? क्या जीरो टॉलरेंस की जरूरत नहीं है? आप विदेशों से तुलना करते हैं, जब आप विदेश में जाते हैं और वहां पे देखते हैं जीरो क्राइम लिखा हुआ है साफ साफ कि यहाँ पे जीरो क्राइम की नीति है और यहाँ पे कोई क्राइम एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे प्रदेश के अंदर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे देश के अंदर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? तो फिर जब ऐसी व्यवस्था अगर बनाई जा रही है तो साथ देने की बजाय आप इस तरीके का मजाक करने लगते हैं, इस तरीके की उल जलूल बातें करने लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जनता से पूरी तरीके से कटते जा रहे हैं और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत का रास्ता कहीं ना कहीं अपना लिया है। जनता से कैसे कटे हैं? जनता ने तो प्यार और दिया है उनको भाई, उसके बाद ही तो ये सब कॉन्फिडेंस आया है। रोहित अग्रवाल जी, जनता से कटे होते तो 37 सीटें थोड़ी आती समाजवादी पार्टी की। तो 37 सीटें के बाद ही तो ये दंगे वंगे शुरू हो गए ना, अदरवाइज उससे पहले तो स्थितियां कुछ बेहतर थी उत्तर प्रदेश की। भाई 6 साल तक तो ये दंगे दिखाई नहीं पड़ रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, पर ये 37 सीटों के बाद क्यों शुरू हो गए? तो फिर अगर इस तरीके की बात करेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी वाले तो प्रवक्ता आते नहीं है ना टीवी पे, फिर अपने डिबेट से भाग जाते हैं, अपने ही नेता को डिफेंड करने नहीं आ पाते वो, क्योंकि उनको पता है कि अपने नेता को क्या डिफेंड करें। वो उनको समझ में आ रहा है, उनके भी नेता चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर शांति बनी रहे, परंतु उनके नेता चाहते हैं कि हमारी जमीन हम किसी तरीके से नफरत की दीवार के ऊपर खड़ी कर लें, हम किसी तरीके से अपनी जमीन को ढूंढ लें पुनः, लेकिन नफरत की दीवार पे ढूंढना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के खुद के नेता और कार्यकर्ता उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। यही देखिए, आज आप देखिए कांग्रेस का प्रवक्ता गायब है आपके चैनल से ना, आपको समर्थक लाना पड़ा उनका, आपको समाजवादी पार्टी का समर्थक लाना पड़ा। क्यों गायब है? क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस उल जलूल बातों का हम क्या डिफेंड करेंगे वहां पे जाके, जब वहां पे जनता के सामने पूछा जाएगा कि भाई साहब किस तरीके का। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर एम एच खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर एम एच खान, बिना किसी आधार के, बिना सबूत के किसी सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगा देना भी तो राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड माना जा सकता है कि भाई दंगा बीजेपी ने कराया, और ये बयान देना कितना गैर जिम्मेदाराना है एम एच खान साहब कि आप मुसलमानों के दिल में डर भी पैदा कर रहे हैं इस बयान को देने के बाद, क्योंकि कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश की हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लिए एक जैसी होती है, सबको बराबर मिलती है।
नहीं मुस्कान जी, देखिए, अगर ये बात अखिलेश जी कह रहे हैं कि दंगा बीजेपी ने कराया तो मान लेते हैं हम बीजेपी ने नहीं कराया, लेकिन दंगा रुकवाया तो नहीं ना बीजेपी ने। एक दिन पहले ये की घटना है, एक दिन देखिए तथ्य पर आइए आप, एक दिन पहले की घटना है। मस्जिद के ऊपर से पत्थर नहीं चले, मस्जिद के ऊपर इन लोगों ने पत्थर नहीं मारा, किसी व्यक्ति, न हिंदू ने न मुसलमान ने मारा। कहाँ चढ़ा, कहाँ व्यक्ति नीचे वाले उकसा करके एक व्यक्ति को जो ब्राह्मण जाति का था उसको उकसा करके एक मकान पे चढ़ा देते हैं और उसके झंडे को खिंचवाते हैं। और झंडा खींचने के बाद आपके पास वीडियो होगी, वो वहां जय श्री राम का नारा लगा रहा है। तो एक मकान के ऊपर चढ़ने के बाद उसके बाद उधर से गोली चली है, वो उसका देहांत हो गया। वो बहुत दुखद है। ये झंडा उतारने के बाद अगर कोई गोली चलाता है तो वो भी दोषी है, लेकिन ये बात पुलिस वहां खड़ी होकर देख रही थी, नीचे से झंडे फेंके जा रहे थे और वो ऊपर झंडा लहरा रहा था बुरी तरह से। तो ये क्या दिखाता, पुलिस वहां खड़ी क्या कर रही थी? पुलिस का काम क्या है कि अगर कोई उस तरह से चढ़ा है तो उसको रोकना चाहिए। और रात भर कुछ नहीं हुआ, सुबह सुबह उठते ही 5000 से 8000 आदमी लाठी डंडा लेकर के सारे 150 से 200 मकान को फूंक दिया। आप बताइए किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? पुलिस तो साथ में खड़ी थी, साथ साथ चल रही थी पुलिस, और साथ साथ चलने के बाद घर फुकवा रही थी। तो क्या किसका दोषी है? दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, संविधान की शपथ लेने वाले की बात तो अलग हो गई। एक संत जिसको कहते हैं, वो सर्व समाज को जोड़ के चलता है। उसकी भाषा क्या है देखिए आप, बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे, मिट्टी में मिला दूंगा, खाक में मिला दूंगा, तुम्हारे ठोक दो इनको ठोको। अरे भाई, सारी अदालतों को बंद कर दीजिए, सारे जजेस को अपने घर में बैठा दीजिए, आप ही ठोकिए। भाई वो चुनावी रैली में मिट्टी में मिला दूंगा और बजरंग हमारे, अली तुम्हारे कहा जरूर गया, लेकिन अहमद खान साहब, जान आपके मुताबिक खुद आपने अभी कहा कि एक ब्राह्मण लड़के की गई है। हाँ, हम क्या कह रहे हैं, ये तो पुलिस के सामने गई है, पुलिस के सामने गई। ये तो मुस्कान जी मैं कह रहा हूं, हाँ। वो पुलिस के हट के नहीं गई है, पुलिस देख रही थी, पुलिस झंडा फेंक रहा था, दिखाई दे रहा था। लेकिन आप अरे ये कैसे हो सकता है अहमद खान साहब कि मैं धमकी आपको दूं और आदमी मेरा मारा जाए? आपके मुताबिक आपने खुद कहा ब्राह्मण लड़के को ऊपर चढ़ाया। नहीं, आप मेरे घर में घुस करके आप हम हुड़दंग मचावें और उसके बाद हम कुछ ना करें। नहीं तो गोली थोड़े मारेंगे सर मुझे, आप गोली मार देंगे क्या अहमद खान साहब? जान ले लेंगे क्या मेरी? या मुझे पकड़ करके पुलिस के हवाले करेंगे? हम तो कंडम, अहमद खान साहब क्या करेंगे बताइए? आप तो बहुत बुजुर्ग हैं। हम तो कंडम, मुस्कान जी हम तो इसको कंडम कर रहे हैं ना कि झंडा उखाड़ने से गोली नहीं मारना चाहिए। ये इस्लाम भी इजाजत नहीं देता है। इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। इतना तो बस यही तो सवाल है ना खान साहब, सवाल क्या है? मेरा कहने का मतलब ये झंडा उतारने की कीमत अरे यार रोहित अग्रवाल, तुम्हारे पीछे बोल नहीं रहता, तुम अपनी बातें अपने पास रखो यार। तुम्हारे पास भी 2 मुसलमान एमएलए हैं, शर्म नहीं आती उल्टी सीधी बातें करते हुए। इतना मत बोलो, तुमको कहीं जाने का रास्ता ना मिले। इतना मत बोलो रोहित अग्रवाल, अपने गिरबान में झांक के देखो, तुम्हारा नेता कभी नहीं बोलता है। तुम यहाँ बैठ के बकवास करते रहते हो और दूसरे के बीच बोलोगे, आपके बीच में कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा? मुस्कान जी ये आदत ठीक नहीं है, ठीक है, ये आदमी गंदा है, ये आदमी गंदा है। व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए खान साहब, व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए। देखिए अब तो कह रहे हैं ना कि हम धर्म, ये कौन रहा टिप्पणी कौन कर रहा है? आप मुस्कान जी बताइए, मेरे बोलने पर टिप्पणी कौन कर रहा है? जाति की राजनीति का आदमी कर रहा है जिसको शर्म नहीं आती। चलिए ठीक है, रोहित अग्रवाल जी अपनी बारी पे बोलिएगा। विजय शंकर तिवारी जी भी हैं, उसके बाद मैं रामकृपाल जी को लाता हूं। विजय शंकर तिवारी जी, मुस्कान जी देखिए ठीक नहीं है ये। अच्छा आप अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा रोहित अग्रवाल जी शांत हो जाइए, अहमद खान साहब को बात पूरी करने दीजिए। गंदा आदमी है, बहुत बड़ा गंदा आदमी है। नहीं इस तरीके की टिप्पणियां नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, रोहित अग्रवाल गंदा, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। नहीं क्यों कहा इसने? हमारे खान साहब चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। इसने क्यों बोला? विजय शंकर तिवारी जी, ये मानना है विपक्ष का, खासकर राघवेंद्र दुबे जी का, अहमद खान साहब का और दानिश कुरैशी का, कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया ना हो, लेकिन उसकी पुलिस ने दंगा रोका भी नहीं, दंगा होने दिया। देखो अनुराग जी, अब ये तो पुलिस की जांच का मामला है, और लेकिन बहराइच का, अरे उसी पुलिस पर तो सवाल उठा रहे हैं लोग। अभी एक मिनट, पूरा सच समाज के सामने आ गया है।
और अभी खान साहब बात कर रहे थे कि वो संविधान की बात कुछ कर रहे थे कि कुछ लोगों ने मिलकर के नारा लगा दिया तो संविधान एक तरफ रख दीजिए। इनको संविधान उस समय याद नहीं आता है जब वो कन्हैया कुमार का गला रहता जाता है। इनको उस समय संविधान का पाठ नहीं पढ़ाते उसको, जो उमेश का गला रहता है। इनको उस समय संविधान का पाठ नहीं याद आता जब कमलेश तिवारी की हत्या होती है। इस प्रकार की सैकड़ों हत्याएं देश में हुई, इनको तब संविधान की बात याद नहीं आती। अनुराग जी, ये तो बात होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश में सैकड़ों साल से तीर्थ यात्राएं, शोभा यात्राएं हिंदू समाज निकालता आ रहा है। उसको पता ही नहीं था कि ये कौन सा इलाका है या किसका इलाका है। वो अखिलेश यादव ने बता दिया कि ये मुस्लिम इलाका है, ये इस्लामिक इलाका है, यानी यहां से आप यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। आप कितनी विडंबना है आप देखिए, जब हम लोग देश में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि की बात करते हैं तो ऐसे इलाकों के खतरे की बात कर रहे होते हैं। तब समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ खड़े होकर के उनकी जनसंख्या वृद्धि का समर्थन कर रहे होते हैं। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये चाहते हैं कि इस प्रकार से इस्लामिक जो इलाके हैं वो देश भर में बने और ताकि इस देश को एक और विभाजन के कगार पर पहुंचा दिया जाए। मैं पहली बार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मुंबई में गणेश उत्सव पर पथराव इन लोगों के द्वारा होता है, तब इनका संविधान कहां था? जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव हुआ, बोतल फेंकी गई, गोली चलाई गई, तब ये संविधान की बात इनके ध्यान में क्यों नहीं आई? बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडालों में पथराव हुआ, वहां पूजा करने से रोका गया, तब इनको ध्यान में नहीं आया। और भारत छोड़ दीजिए, मैं नेपाल की बात करता हूं। अक्टूबर 2022 में नेपाल में एक शोभा यात्रा में पथराव हुआ, तब इनकी आप मानसिकता समझिए कि ये निश्चय है कि मुसलमानों के लिए गैर मुस्लिम काफिर है, और जो काफिर उनके त्योहारों को नहीं मनाने देना, उनके मंदिरों को भ्रष्ट करना, उनकी मूर्तियों को तोड़ना, उनके त्योहार नहीं मनाने देना, उनके उत्सव नहीं मनाने देना, उनको इतना भयभीत कर देना। और किस प्रकार भयभीत करना? जैसे इस शोभा यात्रा में किया है। ये पहली शोभा यात्रा नहीं है देश में। नहीं तो ये मुसलमान अपने आप कर रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है विजय शंकर जी आपके मुताबिक? मैं आता हूं उमेश खान साहब। भाई साहब, हाँ मैं बताता हूं। पॉलिटिक्स तो इनके पीछे कुछ हिंदू नामधारी इनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन वास्तव में ये खुद करते हैं। इनके पीछे से उनका समर्थन रहता है। इनको लगता है कि हमारे हाथ में, हमारे साथ भी हिंदू नामधारी हैं, कोई क्या कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब। ये हिंदू समाज जब सोचता है, करता है, तब सबको सामने दिखाई पड़ता है। एमएस खान साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। एमएस खान साहब बहुत स्पष्ट रूप से विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि मुसलमान ये काम अपने आप करते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, बहुत कष्टमय बल्कि पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड हैं। अगर सुनिए मुस्कान जी, अगर कोई मुसलमान इस तरह की हरकत करता है तो मुसलमान है ही नहीं है, वो मुसलमान है ही नहीं है। वो मुसलमान को हम कंडम करते हैं। लेकिन बहराइच के दंगे में आप बताइए कि अस्पताल फूंका गया, जो 40 बेड का अस्पताल था उसको फूंका गया, जिनका कोई रोल नहीं है। 1.5 किलोमीटर दूर एक आदमी का मकान है, मुसलमान का मकान है, उसको जाके फूंक दिया गया। एक पत्रकार जो आज तक का था या किसका था, उसको पूछा कलावा तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है, तो उसने कहा कलावा है, देखो हमारा हाथ में। कलावा देखने के बाद ही मारा उसको, बेचारे को, उस पत्रकार को मारा। तो ये क्या है? और जो अस्पताल को फूंक रहा है, जो निर्दोष लोगों के मकान को फूंक रहा है, ट्रैक्टर ट्राली को फूंक रहा है, कार को फूंक रहा है, मोटरसाइकिल को फूंक रहा है, उस पर एक भी मुकदमा कायम नहीं हुआ। ठीक है खान साहब, मैं लौटता नहीं हुआ भाई। अब राम कृपाल जी बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं। राम कृपाल जी के पास अब जाना होगा। राम कृपाल जी, सवाल यह है कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपचुनाव से जोड़ करके बहराइच दंगों को देखा जा रहा है। न केवल देखा जा रहा है बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि ये दंगे, ये हिंसा कराई ही इसलिए गई क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अनुराग जी, ये आज जो कुछ भी कहा जा रहा है कोई नई बात नहीं है। बहुत समय से ये सब बातें हो रही हैं। मुझे एक चीज़ की याद है, जो लोग आज बात कर रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पुलिस तो यहाँ सन 1947 से पहले भी थी और आज़ादी के बाद भी पुलिस है, वही पुलिस है। और आनंद नारायण मुल्ला ने
तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में कई तमगे भी, कई विश्लेषण भी किए थे। पहले भी दंगे होते थे, बनारस में हुए, कानपुर में हुए, हासिमपुर मलियाना में हुए, मेरठ में हुए, अहमदाबाद में होते थे, कहाँ कहाँ नहीं होते थे, दंगे होते थे। लेकिन कम से कम मैंने ये नहीं देखा था बहुत समय तक कि त्योहारों पर, चाहे वो मुसलमान का त्यौहार हो, ताज़िया निकल रहा हो, या हिंदुओं के त्योहारों पर इस तरह से पत्थरबाजी और इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, जो फ्रिक्वेंटली बढ़ गई हैं। उसका कारण देखिए सीधा ये है, मैं 1990 में उस घटना का चश्मदीद गवाह रहा हूँ जब गोली चलाई गई और 40 और 15 लोग मारे गए, अलग घटना थी। और जब उसके बाद मैंने वो अयोध्या में, मैं लखनऊ में संपादक था, मैंने देखा अयोध्या में ये हालत थी कि जो मुर्दे लेके जाते हैं, जो सरयू जी में था, उस समय बिल्कुल बंद कर दिया गया था। और उनके पीछे राम नाम सत्य है कहने वाले जब चलते थे तो सिपाही कहते थे ये नारा मत लगाना, राम नाम सत्य है। मैंने वो दिन भी देखा है। और उसके बाद से जो इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, आज अखिलेश जी का मुझे दुख है इस बात का। देखिए, कहा जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज विद द प्रोसिक्यूशन। जो आरोप लगा रहा है उसी पर यह बात साबित होती है कि प्रमाण दे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जब वो अगर ऐसा कहते हैं तो उनको प्रमाण देना चाहिए था। क्या है, मैं ये मानता हूँ कि यह घटना, मैं तो खैर ये नहीं कहूँगा प्रायोजित थी या नहीं थी, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि यह घटना सिर्फ चुनाव के लिए हो गई थी। लेकिन इस घटना के बाद निश्चित रूप से जो बयान दिए जा रहे हैं वो शुद्ध रूप से चुनाव के लिए हैं। आज अखिलेश का बयान शुद्ध रूप से चुनाव के लिए था। और मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ। ऑलरेडी ये जो लोग तमाम कहते हैं ना गंगा जमनी संस्कृति, देखिए नीचे तक एक डिवीज़न है, लेकिन वो डिवीज़न ज़रूरी नहीं कि हिंसा में बदल जाए। आज से नहीं, बहुत पहले से है, लोग अपने अपने हिसाब चलते हैं। लेकिन वो दंगे में तब बदलता है जब पॉलिटिकल पार्टीज उसका अपीजमेंट की हद कर देती हैं। और मैं इस बात को देखा हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो मेरा ये कहना था कि देखिए, और पूरे घटनाक्रम को देखिए, एक दो शब्द कहे जाते हैं, ही और भी। मतलब उसका भी, जिसको गोली लगी उसका भी, वो भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके लिए ही नहीं आता है। मतलब जो कुछ भी हुआ, झंडा लगाना सबसे ज़्यादा गलत था, मैं मानता हूँ, बिल्कुल गलत था। लेकिन जिस तरह से गोली मारी गई है, एक आदमी मर गया है और मारने वाला कहीं पकड़ा जा रहा है। आप मुझे बताइए कि किस पार्टीज के लोग ने उस लड़के का जो मर गया नाम लेकर के पहले दुख जताया होता। और इस बात को मैं मानता हूँ कि उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए थी मिलनी, लेकिन चाहे उसको अदालत जो भी सज़ा देती, लेकिन इस तरह से गोली मार देना और गोली मारने के बाद जो अभियुक्त हैं, मैं अपराधी नहीं कहूँगा, उनके बारे में नाम लेकर के उनकी जाति बताना, फलाना बताना, ये सिर्फ है। एक आखिरी सेंटेंस कह रहा हूँ, देखिए हर चुनाव में, मैं सन 52 से चुनाव की बात कर रहा हूँ, पहले कम था लेकिन 4 हथियार होते हैं। पहला हथियार है भाषा, नंबर 2 पे आता है धर्म, नंबर 3 पे आती है क्षेत्रीयता और नंबर 4 पे आती है जाति। इसमें से जो हथियार जिस समाज में जिस जगह पे चल जाए वो निकाला जाता है। लोकसभा में देखा गया कि वो आरक्षण का सवाल, ये और जो माइनॉरिटी अपीजमेंट था वो था, ये दोनों चल गए, जाति भी चल गई। अब वो हथियार इसमें देख रहा हूँ इस इलेक्शन में, धर्म और जाति, ये 2 हथियार निकाले गए हैं और इनका खुलेआम प्रयोग हो रहा है, ताकि जो बाई इलेक्शन आए उसका नतीजा जो है अपने अपने पक्ष में करने की एक कोशिश हो रही है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं फिर कह रहा हूँ, इससे किसी भी पार्टी का, क्योंकि अभी जो हरियाणा का रिजल्ट आया है, जनता इस तरह के बंटवारे के खिलाफ उठ चुकी है। वो इतनी भोली नहीं है उसको समझाने की ये प्रायोजित था या नहीं था, ये तो जब सबूत आएगा, इन्वेस्टिगेशन आएगा तो पता चलेगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर किसी ने झंडा अगर आपका उतार दिया
तो उसको गोली मारना और उसके ऊपर पत्थर और बोतलें छत पर रखना, यह तो निश्चित था कि पहले से तय था। यह आशंका थी कि ऐसा हो सकता है तो पत्थर फेंका जाएगा। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करता, लेकिन पर तैयारी थी निश्चित रूप से। ठीक है राघवेंद्र जी, आपने आकलन सुना रामकृपाल जी का, और बहुत कंफ्यूज करने वाला आकलन नहीं है। वो याद दिला रहे हैं राम मंदिर आंदोलन की भी, वो अयोध्या की भी याद दिला रहे हैं। वो ये भी याद दिला रहे हैं कि उस वक्त दंगा किसके गोली चलाने से भड़का था। वो ये भी याद दिला रहे हैं कि किसकी पुलिस शव यात्रा के साथ राम नाम सत्य है बोलने पर आपत्ति दर्ज करती थी, कहती थी कि ये नहीं बोलना है, और कौन राजनीतिक लाभ लेना चाहता था दंगों का, हिंसा का। उसका एक लंबा चौड़ा इतिहास। आवाज नहीं आ रही। राघवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राघवेंद्र जी का फोन कनेक्टेड नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल यह उठता है कि उपचुनाव है अगर उत्तर प्रदेश में, तो उसकी राजनीति कौन कर रहा है? बिना सबूत बिना प्रमाण के आरोप लगाने वाले कर रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसके मुख्यमंत्री का नाम लेकर उनके द्वारा चुनावी रैलियों में कहे गए शब्दों का हवाला देकर के लोग यह प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले धमकाया गया और अब अत्याचार किया जा रहा, उत्पीड़न किया जा रहा है 80-20 करके? देखिए, मुझे कृपा करके बताइए कि भाई यहाँ पर जो है जहांगीरपुरी में कौन सा चुनाव था? तेलंगाना में जो है शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, वहाँ कौन सा चुनाव है? बंगाल में पथराव किया गया, कौन सा चुनाव है? जिन राज्यों में चुनाव नहीं वहाँ भी पथराव हो रहा है, और ये लगातार हो रहा है। आप जो है तारानगर है झारखंड में, वहाँ पर 1,500-2 हजार जो है मुस्लिमों का परिवार रहता है और 50-60 हिंदुओं का परिवार रहता है, और राम मंदिर बना रहे थे। उसको घेर कर जो है राम मंदिर को धराशायी कर दिया गया, घरों पर लगी मूर्तियां तोड़ दी गई। ये योगी जी के बयान के विरोध में हुआ है। एक मानसिकता है भाई, तमिलनाडु में एक गांव में मुस्लिमों की बस्ती बस गई, वहां पर कहा कि मंदिर बंद कर दीजिए। तो ये क्यों हुआ भाई? शोभा यात्रा निकलती है तो शोभा यात्रा निकलने पर आप कहते हैं कि फलाना मुस्लिम इलाका है इसलिए यहां से मत गुजरिए। कल लोग कहें कि आप ताजिया निकालते हैं हिंदू इलाका, यहां से मत गुजरिए। तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर आप इस देश को बंटवारे। और अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसी बात को कह देंगे बटेंगे तो कटेंगे, और बंटे थे हम 1947 में तो 10 लाख हिंदू कटे थे, ये सत्य है कि नहीं है? तमाम हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया गया, ये सत्य है कि नहीं है? लाहौर, कराची, फैसलाबाद में हिंदू महिलाओं को कुओं में कूद कर आत्महत्या करनी पड़ी, ये सत्य है कि नहीं है? हिंदू महिलाओं को उनके परिजनों ने तलवारों से काट दिया ताकि बलात्कारी मुसलमानों और दंगाइयों के हाथ में न लगे, ये सत्य है कि नहीं है? बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए और हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया गया, ये सत्य है कि नहीं है? बांग्लादेश में एक दृश्य ऐसा आया कि एक हिंदू महिला जो समाज सेवा के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के बीच में उनके हित के लिए काम करती थी, उसको मुस्लिम महिलाओं ने पकड़कर बलात्कारियों के हाथ में सौंप दिया। ये कौन सी मानसिकता है? ये मुझे बताइए कृपा करके। ये मानसिकता योगी आदित्यनाथ जी ने पैदा की है? ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है? ये मानसिकता कहां से आई है भाई? ये मानसिकता आई है जो मानसिकता पहले से ही एक समाज विशेष में मौजूद है, जो काफिरों की महिलाओं को माले गनीमत समझने का पहले से जिनका प्रचलन है, जिन्होंने जो है जौहर करने के लिए राजपूत महिलाओं को मजबूर किया। ये कोई नई बात नहीं है, ये शतकों और दशकों पुरानी बात है, और उसको बारंबार रिपीट क्यों हो रहा है? और जब तक जो है भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पर थी, तब तक तो ये सारी घटनाएं एकदम से बंद हो गई थी। जैसे ही लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 240 आ गई है, लगातार सब जगह क्यों निकल आए भाई अचानक है? तो उसके पीछे क्या कारण है? नहीं तो मतलब आपका इशारा है कि ये दंगा, ये बहराइच में जो हिंसा हुई है समाजवादी पार्टी ने कराई है? नहीं, हिंसा चाहे जिसने कराई हो, हिंसक लोगों के समर्थन में कौन खड़ा है? मुझे बताइए ना, हिंसक लोगों के समर्थन में कौन खड़ा है? हिंसा करने वालों को जो है पुलिस एनकाउंटर करती है तो छाती कौन पीटता है? उसको पीड़ा क्यों होती है मुझे बताइए? जबकि सामने वीडियो है कि जिन शूटरों को पकड़ा गया, गोली चलाने वालों को, उनको जब हथियार बरामद करने के लिए ले जाया गया, उन्होंने हथियार से गोलियां चलाई और वो वीडियो पर कबूल कर रहे कि हमसे गलती हो गई। फिर भी उन गलत कर लोगों के, उन मक्कारों के, उन हत्यारों के समर्थन में
श्रीमान अखिलेश यादव क्यों खड़े हैं? ठीक है, उस वीडियो के बाद और अपराधियों की स्वीकारोक्ति के बाद भी राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बिना किसी सबूत के ये कहते हैं कि बीजेपी हिंसा करा रही है क्योंकि उसे चुनाव में फायदा चाहिए। अभी रामकृपाल जी को आपने सुना होगा, आप तक शायद मेरा सवाल नहीं पहुंचा था। रामकृपाल जी ने इतिहास याद दिलाया, राम मंदिर याद दिलाया, अयोध्या याद दिलाई। उन्होंने बताया कि किसने गोली चलवाई थी, तब वहां पर हिंसा भड़की। उन्होंने याद दिलाया कि किसकी सरकार थी जिसकी पुलिस जो है वो राम नाम सत्य है बोलने तक पर आपत्ति किया करती थी। दिक्कत यही है, आवाज आ रही है जी? हाँ, दिक्कत यही है कि जब बुद्धिजीवी लोग भी उसी में शामिल हो जाएं। आपको बताओ, क्या प्रधानमंत्री जी की भाषा ये हो सकती है कि कपड़ों से पहचानते हैं? क्या वो आकर के कब्रिस्तान और शमशान की बात कर सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री जी जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, जहां मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति लगातार अलगाव की बात करेंगे, समाज में दूरियां बढ़ाने की बात करेंगे, तो फिर उनके समर्थक क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी जैसे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि इसमें सब में समाजवादी पार्टी का हाथ रहता है। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ 56 इंच का सीना है, दूसरे तरफ योगी जी ने पहले ही कार्यकाल में ये कहा था कि जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, यहां से छोड़ करके चले जाएं। जब सभी चले गए तो अब बताइए दंगा कौन करा रहा है? और अगर इसके बाद भी दंगा हो रहा है और अपराध हो रहे हैं, अगर उन पर नहीं संभाला तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं और गद्दी पे स्वयं बैठे हैं तो मुझे लगता है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके बस का नहीं है ये राज्य चलाना। और रही बात कि 37 सीट हमारी आई हैं, तो जनता ने हमें चाहा, और जिस तरीके से बीजेपी के नारे थे सारे खोखले हुए, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी साल का वादा हो, 10 साल 7,22,000 केवल नौकरी दे पाए, इन्होंने खुद स्वीकार किया लोकसभा पार्टी के हैं किसी? खुद लोकसभा। अरे भाई मैं अरे सुन लीजिए, मैं समाजवादी पार्टी से, अरे बिल्कुल है, मैं बोल रहा हूँ ना, सपा के हैं। अरे बिल्कुल, ओहो नहीं आपको सपा के हैं। अरे सुन लीजिए, ये पाखंड कर रहे थे राजनीतिक विश्लेषक को लेकर। अरे नहीं, बस इतना ही बता रहा, आपका बुर्का फाड़ रहे थे। सुन लीजिए, आपका सिर्फ बुर्का फाड़ रहे थे, किसी ने सिर्फ ये तो बड़ी आपत्तिजनक बात है। किसी के धार्मिक लिबास पर टिप्पणी मत कीजिए ना, धार्मिक लिबास पर टिप्पणी मत कीजिए, ये तो बड़ा सुनने में आपत्तिजनक लग रहा है। उनका धर्म थोड़े, अरे उन्होंने सुन्नत नहीं कराई भाई, उनका धर्म कहाँ? दुबे जी का कहाँ धर्म? अरे दुबे जी मुसलमान है, समाना संत हृदय दुबे जी मुसलमान है क्या? अच्छा, ये भी नई चीज है। जाना अच्छा, ये दुबे जी भी मुसलमान भी है। अरे रिजवान है। आप लोगों ने बताया, अमित शाह का लड़का चला, अमित शाह का लड़का चेयरमैन बन जाता आईसीसी का, अमित शाह का लड़का आईसीसी का चेयरमैन बनता है, और गोपाल मिश्रा को आप लोग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अगर वो चुनावी फायदे के लिए हिंसा कराती है, दंगे फसाद कराती है, और उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिना किसी प्रमाण के किसी राजनीतिक पार्टी पर या किसी सत्ताधारी पार्टी पर यह आरोप लगा देना कि चुनावी फायदे के लिए उसने ऐसा कराया। चुनावी फायदे के लिए कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। चले, इसी के साथ आज ताल ठोक में शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दा लेकर ठोकेंगे ताल, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए।